वेलकम टू ऑल सीबीएसई एजुकेशन इन हिंदी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान क्यों और कैसे। ये आपका क्लास 11th का पहला चैप्टर है और आज से जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11 का न्यू सिलेबस, जिसमें आपको जो 2022 और 23 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही हम चैप्टर जो है देखने वाले हैं। और वीडियोस थोड़ी आने में लेट हो गई है, लेकिन फिर भी हम जल्दी कोशिश करेंगे खत्म करने की। तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इस वजह से नहीं आ पा रही थी और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे। ठीक है? तो आज से हम रेगुलर रहेंगे। पार्ट 1 है ये आपका आज की इस वीडियो में, आपका संविधान क्यों और कैसे चैप्टर में। ठीक है? चलिए अब देखते हैं संविधान को, संविधान कैसे बना, क्या है संविधान, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने क्लास 11 का टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर सकते हैं। ये जो लिंक आपको दिख रहा है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके जो है ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर ज्वाइन नहीं हो पाते तो आप इसे टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, क्लास 11th 1 2 3 4, तो आप ग्रुप जो है उसमें ज्वाइन हो पाएंगे। साथ ही कोई डाउट रह जाता है आपका तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हैं, मैं जरूर आंसर करूंगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि संविधान होता क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। संविधान समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज ये वीडियो दिखा देता हूँ जहां पे आप इसे देख पाएंगे। भारत का संविधान लिखा गया है। ठीक है, ये भारत का संविधान है। यहाँ पे आप इसे देख पाएंगे, यहाँ पे कुछ इस तरह से चीजें लिखी हुई है। ये पूरा का पूरा एक क्या है, किताब है। यहाँ पे देखेंगे भारत का संविधान भाग 1 दे रखा है, फिर भाग 2 भाग 3 जिसके अंदर मूल अधिकार होते हैं। ठीक है, ये हमारी पूरी की पूरी किताब है, मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। और ये है क्या है, ये एक बुक कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, ये आपको पीडीएफ जो है मिल जाएगी। आप गूगल पे सर्च करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आप भारतीय संविधान सर्च करेंगे तो ये आपको जो है पीडीएफ मिल जाएंगी जहाँ पे पूरा भारत का संविधान दिया हुआ है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें, संविधान क्या है, तो संविधान आप समझ सकते हैं एक पुस्तक है, जैसा कि मैंने आपको ये पूरी की पूरी जो है वीडियो के थ्रू एक पीडीएफ दिखाया है। इसके अंदर आप इसे पुस्तक कह सकते हैं, इसे दस्तावेज कह सकते हैं आप, या नियमावली। पुस्तक तो आप समझते ही, किताब। दस्तावेज का मतलब होता है कानून से रिलेटेड चीजें, या आप इसे सबूत के तौर पर देखते हैं दस्तावेज। या नियमावली भी आप इसे कह सकते हैं जिसके अंदर नियम लिखे होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, संविधान आपकी। फिर इसके अंदर देखेंगे इसके अंदर होता क्या है, तो नियम कायदे कानून जो है इसके अंदर शामिल होते हैं। आपको बहुत सारी चीजें, नियम मिलेंगे इसमें, आपको क्या करने की इजाजत है, क्या करने की इजाजत नहीं है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर किसी देश को अपना विकास करना है तो उसका संविधान अच्छे के साथ साथ उसका जो है यूज भी होना चाहिए। ठीक है, तो इससे जो है कोई भी देश विकसित होता है, विकास करता है। यही क्या है, संविधान है। संविधान, मैं दोबारा बता देता हूँ, संविधान एक ऐसा किताब होता है, एक दस्तावेज या नियमावली, जिसके अंदर नियम होते हैं, कानून होते हैं और देश को चलाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और यही होता है संविधान। ये आपने समझा संविधान क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं, संविधान के बारे में और चीजें जानते हैं। अब देखिए संविधान के प्रकार भी होते हैं। संविधान दो प्रकार के होते हैं मेनली। एक होता है आपका लिखित, जिसके अंदर मैंने आपको जो दिखाया वो क्या था, लिखित संविधान था, जिसके अंदर संविधान में सारी चीजें जो है लिखित तौर पर दी जाती है। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो होता है अलिखित। ये अलिखित संविधान वो संविधान होते हैं जो चीजें लिखी नहीं होती, इसमें कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता है। ठीक है, अब बहुत सारी चीजें हैं जो नियम होते हैं जो लिखे नहीं होते, लेकिन हमें जो है एक कह सकते हैं मेनली कॉमन सेंस वाली बात होती है कि वो हमें पता होता है। ठीक है, तो ऐसी जो है अलिखित संविधान के अंदर आता है। आगे देखते हैं लिखित संविधान होता क्या है। तो यहाँ पे जो सारी चीजें हैं सबूत के तौर पे आप इसे कह सकते हैं, या इसमें क्या है, सारा संविधान जो भी नियम है वो लिखे होते हैं, यहाँ पे लिखे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये भारत का संविधान एक एग्जाम्पल है, इसके आगे भी बात करेंगे हम। इसमें क्या होता है, इसमें नियम जो कायदे कानून होते हैं ये सारी चीजें क्या होती है, लिखित तौर पर जो है उपलब्ध होती है। और उदाहरण के लिए हम अमेरिका के संविधान को देख ले, भारत का संविधान देख ले, जो बहुत, भारत का संविधान यहाँ तक कि जो है नंबर 1 पे माना जाता है ये संविधान भारत का। ठीक है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र भी भारत में ही है। तो यहाँ पे जो संविधान है ये लिखित संविधान है। अलिखित संविधान की बात करें हम, अलिखित संविधान में क्या होता है, तो इसके अंदर जो है ये लिखित नहीं होते। नॉर्मल सी बात है, ये लिखित नहीं होते, कोई किताब नहीं होती इनकी।
ये जो है पुरानी परंपराएं, जो भी पुरानी परंपराएं चली आ रही होती है वर्षों से, उसके ऊपर आधारित होते हैं। यानी कोई भी पुरानी परंपरा है जिसमें पहले से चला आ रहा है कि भाई ये जो है शादी इस समय होगी, जैसे हमारे कानून में दिया हुआ है कि 18 वर्ष के ऊपर ही जो है शादी होगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें ये जो यूज़ करते हैं, जहाँ पे अलिखित संविधान होता है, ये जो पुरानी परंपराएँ चली आ रही होती है, उसके अकॉर्डिंग ये करते हैं। आगे देखते हैं इसका एग्ज़ाम्पल क्या है, तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, इसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है। आपसे मैप में पूछ भी सकता है ऐसे संविधान, अलिखित संविधान किस देश में है? तो यूके में है, और यूके ब्रिटेन जो है आपको पता होना चाहिए कहाँ पर आता है, ठीक है? मैप में। अब ये तो बात कर ली हमने संविधान के प्रकार, जिसमें लिखित संविधान था, अलिखित संविधान था। लिखित में सारी चीज़ें लिखे होते हैं, अलिखित में नहीं लिखे होते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। संविधान क्या है, संविधान के प्रकार क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं संविधान जो है आवश्यकता क्यों है? हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ती है? लिखित हो या अलिखित हो, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए, बहुत रीज़न्स हैं जिससे हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। एकता और विश्वास। देखिए, अगर हम भारत की बात करें मेनली, तो भारत में क्या है, आप देखेंगे बहुत धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ी जो विभिन्नताएँ पाई जाती है, यहाँ पे आप कोई सा भी धर्म उठा लीजिए, सारे भारत में आज कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें सारे धर्म निवास करते हो। लेकिन भारत ऐसा देश है जहाँ पे आपको हिंदू, मुस्लिम, ठीक है? हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है, लेकिन मैं एक अब समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, सिख, ईसाई, ठीक है? बहुत सारे धर्मों के और भी जो धर्म है, यहाँ तक कि ना मानने वाले लोग भी रहते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके बीच हमें एकता लानी है, सभी को जो है एक साथ लाना है, तो इसके लिए हमें क्या है, ऐसे संविधान की ज़रूरत पड़ेगी जो सबके लिए बराबर हो। तो क्या है, ऐसे नियम जो सभी के लिए समान हो, उसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी। आपस में एकता बनाए रखने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। साथ ही देखिए, आपसी विश्वास रहे। देखिए, एक धर्म का व्यक्ति है, दूसरे धर्म का नुकसान नहीं पहुँचाएगा, ये इसको विश्वास है। आजकल तो बहुत चल रहे हैं, लेकिन देखिए सभी को संविधान में बराबर का अधिकार है। हमारा ही संविधान है जिसमें हर धर्म को जो है बराबर का अधिकार देता है। तो आपसी विश्वास जो है बना रहे, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला पॉइंट था एकता और विश्वास के लिए हमें संविधान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है शक्तियों का विभाजन। अब देखिए शक्तियाँ किसके पास होगी, यही संविधान ही तय करेगा। अगर ये नहीं बताया जाएगा कि शक्तियाँ किसके पास होगी, तो कोई भी आप देख लीजिए, कोई अमीर व्यक्ति हो तो वो कहेगा मेरे पास होंगी शक्तियाँ, तो ऐसा नहीं है। संविधान हमें बताता है कि किसके पास शक्तियाँ रहेंगी, किसके पास नहीं रहेगी। देखिए यहाँ पे जनता की अलग शक्तियाँ होती है, जहाँ पे बता दिया जाता है अगर आपको सरकार से कोई दिक्कत है तो आप उसके लिए जो है आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है? बिना जनता को मतलब सरकार या जनता, ये जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको बिना नुकसान किए हुए आप जनता को जो है शक्तियाँ दी गई है, आप जो है आंदोलन कर सकते हैं। यहाँ संसद की भी जो है भूमिका रहती है, संसद को भी शक्तियाँ दी गई है, आप किस तरह देश को चलाएँगे, ठीक है? यहाँ पे आप जो है न्यायपालिका आ जाता है, विधायिका आ जाता है, कार्यपालिका आ जाता है, ये 3 पार्ट हैं जिनको शक्तियाँ दी हुई है, इन्हीं के ऊपर पूरा देश का भार रहता है। ठीक है? सरकार कैसे बनेगी, सरकार कैसे अगर हटना है तो हटेगी, ये सारी चीज़ें क्या है हमारे संविधान में दे रखी है। ठीक है? यहाँ पे आप देखेंगे सरकार कैसे बनेगी, तो जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाती है और वो सरकार बना लेती है। तो यही चीज़ है, संविधान में साफ-साफ लिखा हुआ है कि हमें जो है शक्तियों का विभाजन कैसे करना है, किसके पास शक्तियाँ होंगी। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप 2 पॉइंट समझ गए, शक्तियों का विभाजन किया गया है। दूसरा जो अगला जो तीसरा पॉइंट है, सॉरी, तीसरे पॉइंट में सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ। सरकार की शक्तियों पर क्या सीमाएँ होंगी, यानी सरकार जो शक्तियों का यूज़ कर रही है, हम उसके ऊपर रोक भी लगा सकते हैं। कब लगा सकते हैं? जब वो ऐसी चीज़ें यूज़ कर रही हो जो संविधान में नहीं हो। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार है, हमें पता है कि हमारे अधिकार कितने हैं, जैसे हमें जीवन जीने की स्वतंत्रता है, ठीक है? समानता का अधिकार है, तो ये सारी चीज़ें क्या है हमारे संविधान में दी हुई है। तो सरकार की शक्तियों पे हम सीमाएँ भी लगा सकते हैं। बिना कारण किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसमें आप देखेंगे यहाँ तक कि कोई ऐसा अपराध भी किया हो जो बहुत खराब हो, उसमें भी उसको क्या है प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, वो उनको जो है बचाते हैं लोगों से। तो यहाँ क्या है, और साथ ही जब बिना कारण गिरफ्तारी होती है तो इसमें भी क्या है, दोनों को ही देखिए, एक तो होता है जो रिपोर्ट लिखाया जाके जो एक बंदा है इसके खिलाफ कर रहा है कार्रवाई, ठीक है? इसने बताया
कि इसने जो है इसने इसके साथ जो है गलत व्यवहार किया, कुछ भी किया, ठीक है? और ये बंदा है, ये बंदे के पास अधिकार रहता है कि कानून से जो है जो भी हो उसका अपना वकील होगा, अपना वो होगा, तो वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी मतलब अपने बचाने के लिए जो है कानून से जो दिए गए हैं नियम उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो बिना कारण गिरफ्तारी में भी अगर सरकार जो है कोई करती है, तो इसके पास अधिकार रहता है। भाषण, संगठन, काम करने की स्वतंत्रता, ये सभी आप जानते ही होंगे। हम भाषण करके जो है अगर सरकार कोई गलत काम कर रही है या कुछ ऐसी कर रही है तो उसकी शक्तियों पर हम सीमाएँ लगा सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। काम करने की स्वतंत्रता देता है हमें जिसमें हम कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है? तो ये है। आपातकालीन स्थिति में ऐसा होता है कि आप सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ नहीं लगा सकते। मतलब आपको ये तो होगा कि आपके पास ऐसे अधिकार है, मौलिक अधिकारों की बात कर ले हम, तो इसको कोई भी नहीं हटा सकता, ठीक है? कोई भी सरकार नहीं हटा सकती। लेकिन आपातकालीन स्थिति में कुछ ऐसे अधिकार भी होते हैं जिसके हमें जो है खोना पड़ता है। आपातकालीन स्थिति से मतलब है कि देश में कोई युद्ध हो गया हो, आर्थिक संकट आ गई हो, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो इसमें क्या है कि आपको देखिए कहीं भी जाने का अधिकार है आपको, ठीक है? लेकिन क्या है उस समय आप कहीं भी नहीं जा सकते। आप देखे होंगे जैसे कोविड एक एग्ज़ाम्पल है जिसमें ऐसी स्थिति थी, आपातकाल तो नहीं लगा था देश में, लेकिन स्थिति तो ऐसी थी हम द घर से बाहर नहीं जा सकते। तो वहाँ पे जो है सरकार आपकी शक्तियों पर रोक लगा सकती है, लेकिन आप जो है सरकार की शक्तियों पर भी रोक लगा सकते हैं। ठीक है? तो ये आपने समझा सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ लगी रहे इसलिए हमें संविधान की ज़रूरत पड़ती है। देखिए समाज की कुछ इच्छाएँ होती है, कुछ लक्ष्य होते हैं, आकांक्षाएँ होती है कि अपने देश को आगे ले जाना है, हमें अपने समाज को अच्छा करना है। तो उसके लिए क्या है वो सोच जो है सिर्फ़ लोगों तक सीमित रहेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसके लिए सरकार को आगे आना पड़ेगा। तो सरकार ऐसे इस काम के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध कराती है, जिससे शिक्षा हो, समाज में अच्छी शिक्षा जाए। सरकार द्वारा जो है मदद दे दी जाए कि आप जो है ये कर सकते हैं या कुछ पैसे दिए जाए कि आप जो है ये करिए, इससे हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ठीक है? जनता की इच्छाएँ जो भी हो उसको पूरा करना, ये सरकार की ही ज़िम्मेदारी होती है। साथ ही गरीबों के लिए मदद और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना। देखिए गरीब ऐसे गरीब है जिनके पास पैसा नहीं है, लेकिन दूसरा कहेगा मैं क्यों दूँ? ठीक है? अमीर व्यक्ति वो कहेगा साफ है उसका तो भाई मैंने कमाया मैं क्यों दूँ? लेकिन हमें गरीब को आगे ले जाना है मतलब उसको आगे की तरफ जो है डेवलप करना है उसे, तो उसके लिए सरकार जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सरकार को भी ये देखना चाहिए कि गरीबों की मदद करे वो और उससे जो है वो उसे ऊपर लेकर आए। तो इसके लिए सरकार का बहुत अहम रोल होता है। तो समाज की कुछ आकांक्षाएँ, लक्ष्य होती है जिसको पूरा करना जो है गवर्नमेंट का अधिकार है, ये भी हमारे संविधान में दिया गया और संविधान का ये कार्य है। आप इसे कार्य कह सकते हैं ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको बताई या आप इसे कह सकते हैं कि उनका जो है कार्य के साथ-साथ जो है हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है? तो ये कार्य समझ लें या आवश्यकता समझ लें एक ही चीज़ है, ठीक है? तो ये आपने समझा कि हमारे संविधान में जो दिया गया है वो क्या कार्य है या हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये आपने समझ लिया। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण। देखिए, आपने जो अभी तक जाना है, वो जाना है कि संविधान होता क्या है, संविधान के प्रकार क्या है और हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अब बात करते हैं कि हम भारत का जो संविधान बना था, उसके लिए उससे पहले जो हमारे जो माँग की गई थी, एक माँग की गई थी संविधान सभा की। देखिए, एक तो होता है संविधान का बनना, लेकिन एक संविधान सभा वो है जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि संविधान हमारा कैसा बनेगा क्या है। तो ये क्या है संविधान सभा है। अब इसके अंदर कौन-कौन इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं देखिए हमारे संविधान सभा का जो निर्माण है यानी आप देखेंगे तो हमारा संविधान कब बना जाकर तो लागू तो 1950 में हो गया था, ठीक है? लेकिन आप देखेंगे तो इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, बहुत लोगों ने जो है कुर्बानियाँ दी है। साथ ही जो है बहुत लोगों का अलग-अलग रोल था। सबसे पहले बात करें बाल गंगाधर तिलक की, इन्होंने 1895 में देखिए 1895 में ही लेकिन इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मांग कर दी थी कि भारत में संविधान होगा और इन्होंने करी थी स्वराज विधेयक में इनकी जो मांग थी ये उठाई गई थी। ये है आपके बाल गंगाधर तिलक, यहाँ पे इमेज आपको दिख रही होगी। फिर महात्मा गांधी आते हैं 1922 में, वो भी कहते हैं कि भारत का संविधान बनेगा तो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही बनेगा, ठीक है? तो ये महात्मा गांधी है जैसा कि आप जानते होंगे। इन्हें जो है संविधान की इन्होंने भी मांग करी थी, भारत के संविधान की 1922 में। अब आते हैं जवाहरलाल नेहरू 1924 में।
ये कहते हैं कि इन्होंने एक प्रत्यक्ष रूप से मांग करी थी, जवाहरलाल नेहरू ने प्रत्यक्ष मांग करी थी, लेकिन जो बाल गंगाधर तिलक है उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से मांग करी थी। अब जवाहरलाल नेहरू आते हैं और सन 1937 और 38 में, ठीक है, भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने जो है मांग करी थी। वैसे तो 1924 में इन्होंने मांग करी थी प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन फिर जो है नहीं हो पाता है। फिर ये दोबारा आते हैं सन 1937-38 में, फिर ये दोबारा मांग करते हैं कि जो है हमारा संविधान होगा, हमारा संविधान बनेगा। फिर एक प्रस्ताव पारित किया जाता है और कहा जाता है कि इनके द्वारा जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसमें कहा जाता है कि हमारा संविधान बनेगा। देश में जो है संविधान बनने का एकमात्र तरीका क्या है? देश को जो है विकसित करने का, स्वतंत्र करने का एक तरीका है संविधान निर्माण, ये कह देते हैं। लेकिन इसका विरोध भी करते हैं कोई लोग, लेकिन ये साफ बोल देते हैं कि भाई जो इसका विरोध कर रहा है वो प्रजातंत्र और स्वतंत्रता में क्या है, विश्वास नहीं रखते। तो इनकी बात जो है बहुत ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम 1900 हमने 37-38 की बात करी, फिर उसके बाद 1940 आ जाता है और यहाँ पे जो है, जो आपने जैसा कि जानते हैं, हमारे भारत में जो है भारत जो था एक पाकिस्तान भी आता था, उसके अंदर बांग्लादेश अभी का वो भी आता था, लेकिन इसके टुकड़े हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो 1940 की बात करें हम, तो वहां पे बात करते हैं दो पृथक संविधान की। एक जो है पाकिस्तान, यानी आप कह सकते हो मुस्लिमों के लिए अलग संविधान की मांग की गई, क्योंकि ये मुस्लिम लीग थी। और आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये डिस्कस करते हैं संविधान में तो सिर्फ मुस्लिम की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग बात कर रही है दो पृथक संविधान सभा की। ठीक है, तो मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण की भी मांग कर रही थी उसी समय। फिर ब्रिटिश सरकार जो है वो भारतीय संविधान सभा की क्या है, विरुद्ध हो जाती है। मतलब वह नहीं कहती कि संविधान सभा जो है बननी चाहिए। लेकिन उस समय क्या है, 1940 की बात है, तो आपको पता होगा 1939 से 1945 तक, यहाँ तक जो है वर्ल्ड वॉर चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसमें क्या है, ब्रिटिश जो लोग थे वो भारत के लोगों का इस्तेमाल कर रहे थे वर्ल्ड वॉर में, लड़ाई में, ठीक है, युद्ध में। तो इस कारण क्या है कि ये कह रहे थे ब्रिटिश लोग कि भाई हम संविधान सभा नहीं बनाने देंगे, विरोध थे इसके। लेकिन भारतीयों का क्या है, दबाव आया, क्योंकि यहाँ पे तो आप समझ ही सकते हैं, यहाँ पे भारत के लोग हैं यहाँ पे, तो इनके ऊपर दबाव गया ब्रिटिश के ऊपर और इन्होंने बाद में ये मांग मान ली। ठीक है, तो ये मांग मान लेते। फिर इसके बाद ये होता है कि 1940 में मानते हैं, फिर कैबिनेट मिशन योजना आती है भारत, और इसमें कहा जाता है संविधान सभा के सदस्य तय किए जाते हैं कि 339 सदस्य होंगे संविधान सभा में। फिर 292 प्रतिनिधि जो है ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन, जो 11 प्रांत थे, यानी 292 जो सीट थी, इसमें जो है ये लिए गए थे 11 राज्य से। ठीक है, जो क्या था, ब्रिटिश भारत के गवर्नर जो थे उसके अधीन थे। फिर 4 प्रतिनिधि लिया जाता है उससे, जो चीफ कमिश्नर प्रांत से थे। ठीक है, और 93 जो है वो थे भारतीय रियासतों से। भारतीय रियासत मतलब जैसे उस समय रियासतें हुआ करती थी, राजा होते थे, तो उनसे जो है 93 लिया गया। और ऐसे करके जो है टोटल हो जाता है आपका 389 सदस्य संख्या ये होगी। यानी आप समझिए कि जो संविधान सभा है उसमें कितने लोग होंगे, 389 लोग होंगे जो संविधान को बनाएंगे। ठीक है, तो लेकिन ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक देखिए ये 389 ही क्यों आया, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो 389 है, यहाँ पे जो 292 आप सीट देख रहे हैं, यहाँ पे बात की गई थी कि ब्रिटिश प्रांत के प्रत्येक प्रांत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में स्थान दिए गए। 10 लाख लोगों पर एक स्थान, यानी किसी जगह पॉपुलेशन 30 लाख है तो वहां पे जो लोग निकलेंगे वो 3 लोग निकलेंगे। ठीक है, तो जो भी 292 प्रतिनिधि थे ब्रिटिश भारत के गवर्नरों के अधीन, उसमें से क्या है, उनकी जनसंख्या को एक अनुपात में बांटा गया जिसमें 10 लाख लोगों पर एक स्थान था। तो ये आपने समझा कि ये तो आपने देखा कि संविधान सभा में जो कितने लोग थे, कहाँ से चुने गए, कहाँ से आगे, इनका मतलब इनको कैसे चुना गया, मतलब 10 लाख लोगों पर एक स्थान दिया गया। तो ये अभी आपने समझा कि संविधान जो है कैसे बना, संविधान के प्रकार क्या है, संविधान की हमें आवश्यकता क्यों है। ठीक है, इसके अंदर किनका रोल रहा, जैसे बाल गंगाधर तिलक का, उसके बाद जो है महात्मा गांधी, उन्होंने भी कहा था। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत लोग थे कहने वाले। ठीक है, लेकिन इनका जो है सबूत के तौर पर है। और इनके बाद आए जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से मांग कर दी। फिर इसके बाद मुस्लिम लीग आ जाती है, वो कहती है दो अलग अलग संविधान बनेंगे, जिसमें एक मुस्लिम जो लीग थी वो
साथ ही पाकिस्तान के निर्माण की भी मांग करी थी। और इसके बाद क्या होता है कि ये तय हो जाता है कि इतने सदस्य होंगे टोटल, ये संविधान बनाएँगे। लेकिन बाद में देखेंगे आप, भारत और पाकिस्तान का जो है विभाजन हो जाता है। एक पाकिस्तान जो है पश्चिमी पाकिस्तान, एक पूर्वी पाकिस्तान बन जाता है। तो यहाँ पे जो 389 सीट थे वो टोटल कहाँ से थे? सभी को मिला के थे। लेकिन जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हो जाता है, तो 389 से जो है वो रह जाते हैं 299, जिसमें जो है जो भी माँग कर रहे थे पाकिस्तान की, वो इसमें से अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं। भारतीय संविधान बनाने की राह में जो थे, वो हट जाते हैं। अब हम आगे अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसमें सॉरी, अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे कि हमारा संविधान कैसे मतलब ये तो आपने जान लिया कि इतने लोग शामिल हुए संविधान बनाने में, कौन लोग कहाँ से आए थे, ठीक है? जैसे ब्रिटिश भारत के 292 थे, 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर प्रांत से थे, 93 भारतीय रियासतों से थे, कैसे बाँटा गया था इनको, 389 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिटिश भारत के अधीन जो गवर्नर थे, उनसे जो है 10 लाख लोगों पर एक स्थान लिया गया था, जिसमें 292 सीट निकली थी। तो ये सारी चीज़ें हमने इस पार्ट में डिस्कस कर ली है। आगे आने वाला जो पार्ट होगा सेकंड पार्ट, उसके अंदर हम आगे डिस्कस करेंगे, हमारा संविधान फिर आगे कैसे बना, किसका अहम रोल था, संविधान सभा में क्या-क्या बातें हुई, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो ये तो जो भारतीय संविधान है, उसकी बनने की राह थी। आगे हम देखेंगे कि किस तरह जो है पूरी तरह भारत का संविधान बनता है। आई होप कि आपने समझ गए होंगे कि हमारा संविधान जो निर्माण का जो शुरू से जो था, वो मैंने आपको थोड़ा डीप बताया है। आप कुछ चीज़ें जो है आपकी बुक में भी नहीं दी होगी। जैसे बाल गंगाधर तिलक में मुझे आपको समझाने के लिए थोड़ा शुरू से है बताना पड़ा। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया संविधान की कुछ अ, संविधान बनने की राह में कुछ जो रुकावटें आई और संविधान बना कैसे, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे हम डिस्कस करेंगे संविधान के पार्ट जो चैप्टर 1 का दूसरा जो पार्ट आने वाला है, उसमें हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे पूरा, ठीक है? तो चलिए मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।